आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन, अगस्त महीने की पहली तारीख, और आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन लेकर हाजिर हूं मैं, खुशबू कुमार। हरियाणा के मेवात में एक धार्मिक यात्रा से उपजी सांप्रदायिक हिंसा की आग आसपास के जिलों तक पहुंच गई है। कल हुए हिंसक झड़प में जान माल का कितना नुकसान हुआ, शांति बहाली के लिए सरकार क्या कर रही है और इस पर क्या सियासत चल रही है, सबसे पहले आज इसी की बात होगी। पीएम मोदी ने कल देर शाम वेस्ट यूपी समेत कई राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और पीएम ने सांसदों को क्या मंत्र दिया, उसका भी अपडेट लेंगे। साथ ही संसद में दिल्ली सरकार में सर्विसेज से जुड़ा बिल आज पेश हो रहा है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस से किन मायनों में अलग है, जानेंगे। वेस्ट इंडीज के हाथों पिछले ओडीआई मैच में हार के बाद टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। आज सीरीज का फाइनल वनडे है, साथ ही आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो गया है। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है और कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है। तो आखिर में इन सब पर चर्चा होगी, मगर शुरुआत 60 सेकंड्स हेडलाइन से करते हैं। लेकर आ गए हैं शुभम तिवारी। शुक्रिया खुशबू। मणिपुर वायरल वीडियो केस, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार के उठाए गए कदमों से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो तुरंत दखल देंगे। मॉनसून सत्र का आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। आज लोकसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। हरियाणा के मेवात में हिंसा के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद, नूह में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, 2 होमगार्ड की हुई मौत। महाराष्ट्र के पुणे में आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक ही मंच पर शरद पवार, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। आज कुल्लू मनाली बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के ठाणे में गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत, 3 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरकार ने क्रूड ऑयल पर बढ़ाई स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, 1 अगस्त से होगी लागू। और भारत वेस्ट इंडीज तीसरा वनडे आज। मैच शाम 7 बजे से वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद के ब्रायन लारा एकेडमी स्टेडियम में खेला जाएगा। करीब 6 महीने पहले की बात है। 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में लोहारू के पास एक जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई थी। इन दोनों की हत्या का आरोप बजरंग दल के प्रांत प्रमुख मोनू मानेसर पर लगा था। हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों को मेवात इलाके में होने वाली भगवा यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है, 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। इस यात्रा में मोनू मानेसर के आने की संभावना से नाराज मेवात के स्थानीय लोगों ने कल जमकर बवाल काटा। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके चलते इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल है। इस सांप्रदायिक हिंसा की आंच नूह के अलावा आसपास के जिलों में भी देखी गई। आज तक रेडियो रिपोर्टर अनमोल नाथ पाली कल इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे थे। हमने उनसे बात की और पूछा कि इस घटना में जान माल का कितना नुकसान हुआ है। अभी जो नूह जिले में जो हुआ था, कल हमने देखा कि कैसे वहां हिंसा भड़की, 2 पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी जो थी वो पत्थरबाजी गन शॉट्स तक पहुंच गई और उसके बाद देखा गया कि उपद्रवियों ने, पत्थरबाजों ने गाड़ियां भी चलाई। शाम का जो समय था जब हम वहां से निकल रहे थे तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर थे, तब वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। पर कुछ ऐसी रोड्स थी, कुछ ऐसे शहर के कोने थे जहां उपद्रवियों ने ब्लॉक करके रखा था, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की। पर ये तो हमारे ड्राइवर साहब जो थे उन्होंने बहुत तेज गाड़ी भगाई। वो पहले से ही बहुत स्पीड से आ रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप तेज से भगाइए, कोई नहीं, ये डर जाएंगे और साइड पर हो जाएंगे। हुआ भी वैसे और हम बचते बचाते वहां से निकले। और शाम को फिर खबर आई कि जो ये हिंसा थी, जो अकेले मेवात नूह टाउन तक, मतलब जो शहर है, मेवात शहर है, नूह डिस्ट्रिक्ट है, उसमें थी, ये सोहना तक भी पहुंच गई। जो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है वहां तक पहुंच गई। और देखा ये गया कि जो सोहना रोड था वहां पे बहुत बड़ा ट्रैफिक की कंजेशन भी हुई। तो हमें ये भी सलाह दी गई हमारे एक लोकल सोर्स की तरफ से कि आप मानेसर की तरफ से निकलिए शहर से, क्योंकि वहां इस समय हालात खराब है, वहां भी पत्थरबाजी हो रही है, वहां भी आगजनी की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। और जहां तक आपने बोला माल का नुकसान, तो वहां माल का नुकसान बहुत हुआ। शाम को हमें बताया गया कि एक पास ही गाड़ियों का शोरूम था, उसमें आग लगा दी गई। 10 से 20 गाड़ियां जिसमें मोटरसाइकिल भी थे, कार्स भी थी और बसेस तक थी,
वो खुद मेरे सामने मैंने जली पाई देखी शहर के अलग अलग कोनों में, जहां से हम निकले, जब हम निकल रहे थे, शहर को छोड़ रहे थे। जो अगर मैं जान की बात करूं तो 2 लोगों की मौत हो गई है जो होमगार्ड थे, उसके साथ तकरीबन 1 दर्जन लोगों के जख्मी होने का भी बताया जा रहा है। अनमोल, चाहे वो नूंह हो या फिर आसपास के जिले, शांति बहाली के लिए वहाँ सरकार किस तरह प्रयास कर रही है? जब मेन दंगा भड़का उस समय देखा गया कि पुलिस वाले थे वो चले गए थे, पर शाम को पुलिस ने बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट की अभी की बात करें तो 2 अगस्त तक वहां इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है पूरे नूह डिस्ट्रिक्ट में। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट में एंट्रेंस जो होती है अलग अलग शहरों से, वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां एंट्रेंसेस को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ फरीदाबाद और गुड़गांव में स्कूल्स कॉलेजेस को बंद रहने के लिए कहा गया है। और नूह डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ स्कूल कॉलेजेस तो बंद ही हैं, प्रशासन ने वहाँ सेक्शन 144 लगा दी है ताकि वहाँ लोग इकट्ठे ना हो सके। और प्रशासन वो ग्राउंड पे आई थिंक पीस कमेटीज फॉर्म करेगा, पीस कमेटीज फॉर्म करके जो वहाँ के धर्म गुरु हैं या अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत करेगा, ताकि जो तनावपूर्ण माहौल जो था वो कंटिन्यू ना हो पाए आने वाले दिनों के लिए। शुक्रिया अनमोल। कल मेवात की इस घटना पर राजनीतिक रिएक्शंस भी खूब आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश को पहले जातीय दंगों की आग में धकेला और अब धार्मिक दंगों की ज्वाला में हरियाणा का अमन चैन झुलसाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील करते हुए कहा कि बातचीत और संवाद से भी विषय हल हो सकते हैं। हरियाणा की राजनीति को जानने समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री से हमने बात की और ये पूछा कि वो इस घटना और इसके आगे पीछे की सियासत को कैसे देखते हैं। देखिए, ये जो आज उसमें हुआ है कल नूह के अंदर और मेवात के अंदर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी आपको पता है मणिपुर की स्थिति अभी तक काबू में आई नहीं है, और एक और दूसरी स्थिति जो क्रिएट कर दी गई है बिल्कुल एनसीआर से सटे एरिया में नूह के अंदर, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो कुछ हुआ उसकी बैकग्राउंड आप देखेंगे, ये जो सो कॉल्ड गोरक्षक दल है, मोनू मानेसर जिसका मुखिया है, उसने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया और 2 मुस्लिम लड़कों के जो जिंदा जलाने के मामले में वो नामजद है और राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है। ऐसी सूरत में ये यात्रा का आयोजन की परमिशन देना और उसके वीडियो आने के बाद भी एक तरफ तो वो फरार है रिकॉर्ड में, राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है लगातार, उसके बावजूद उसका ये वीडियो आना और ये कहना कि मैं आऊंगा, कोई रोक के दिखाए, ये अपने आप में बेहद लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हरियाणा का फेल्योर है और प्रशासन का उस सिचुएशन को एड्रेस कर पाने में बुरी नाकामी, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसी सूरत में राज्य सरकार क्या कर रही थी, इस यात्रा की परमिशन क्यों दी गई? और यदि मोनू मानेसर ने ये धमकी दी थी कि मैं वहां शामिल हूंगा फरार होने के बावजूद, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया हरियाणा पुलिस ने? इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, आपराधिक लापरवाही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये हमेशा कहा जाता है कि जब भी वो चुनाव का समय आता है तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती है, और हरियाणा इसका अपवाद नहीं है। हरियाणा में इससे पहले भी जाट आरक्षण के नाम पर जो कुछ हुआ वो सारे हरियाणा ने देखा, पूरे देश ने देखा। इसके अलावा जो डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम, उनकी जिस दिन सजा की गई उस दिन पूरा पंचकुला में क्या हुआ, 2.5 दर्जन लोग मारे गए और जिस तरीके के हालात हुए पूरा पंचकुला जला दिया। तो ये जो नूह के अंदर जो हुआ है इसका केवल नूह तक असर नहीं रहेगा, इसके आसपास के जो एरियाज है फिरोजपुर, झिरका और ये सारा, वो उसकी चपेट में आ गया है। बेसिकली देखिए, प्रशासन व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं होता है, प्रशासन वही करता है जो उसे ऊपर से इशारा होता है। मौजूदा हालात के अंदर ये जिम्मेवारी राज्य के गृह मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। हरियाणा में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो लोकप्रियता की हालत है वो सारे देश को पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी पता है, सबको पता है। और यह साबित हुआ कि राज्य सरकार प्रशासन ने जिस तरीके से ये आपराधिक लापरवाही की, इतने सेंसिटिव माहौल के अंदर उनको क्यों परमिशन दी गई है। और खुद सरकार ये कह रही है कि बड़ी सेंसिटिव स्थिति है, उसके बावजूद ये होने दिया गया। अब वो पैरामिलिट्री बुलाते फिर रहे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ कहीं हरियाणा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टेस्टेड वो है वो नहीं कामयाब हो सकता इस बार, क्योंकि हरियाणा में जो अल्पसंख्यक समुदाय उसकी संख्या बहुत थोड़ी है और एक एरिया के अंदर से भी। तो इसलिए जो ये सो कॉल्ड जो कथित जो भी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका भारतीय जनता पार्टी कोई लाभ उठा पाएगी। तो मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा पुलिस का ढुलमुल रवैया सवालों के घेरे में है। हरियाणा सरकार इलाके में शांति कायम करने को प्राथमिकता बता रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी खट्टर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। और अब हरियाणा के पड़ोसी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। और चल क्या रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है।
इस बीच आज लोकसभा में दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे संसद के निचले सदन में पेश करेंगे। आपको याद होगा, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के नियंत्रण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया था, लेकिन केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर कोर्ट का यह फैसला पलट दिया था। उसी अध्यादेश को कानून का शक्ल दिए जाने की तैयारी है। इस पर आएंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री की एक बैठक की बात कर लेते हैं जो कल उन्होंने दिल्ली में ही एनडीए के सांसदों के साथ की। आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से हमने पूछा कि किन राज्यों के सांसद इसमें शामिल थे और प्रधानमंत्री ने उनके साथ क्या गुफ्तगू की। एनडीए सांसदों की 2 क्लस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें पहला क्लस्टर की जो मीटिंग हुई वो महाराष्ट्र सदन में हुई, जिसमें ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर देहात और साथ में बुंदेलखंड के सांसद रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और संजीव बालियान ने उसका नेतृत्व किया। दूसरी बैठक जो है वो पार्लियामेंट निक्सी में हुई, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें एनडीए के सांसद भी जो है शामिल हुए। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को एक संदेश दिया कि देखिए, आप जाइए, जनता के बीच में काम कीजिए और अब सही समय है कि आपको जनता के बीच में जाकर सरकार के कामकाजों को भी बताना होगा और जो लोग आपसे रूठ गए हैं उनको मनाइए, जो आपसे नाराज हैं उनको मनाने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र के और साथ ही बुंदेलखंड और कानपुर देहात के जो सांसदों की बैठक थी, उसमें ये भी कहा कि आप न सिर्फ केंद्र सरकार की कामकाज के बारे में जाके जनता को बताइए, बल्कि प्रदेश की जो कामकाज हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बताइए। और राम मंदिर के अलावा भी बताने को बहुत कुछ है जो जनता को बताना चाहिए। हिमांशु जी, ये भी पता चला है कि विपक्ष के इंडिया अलायंस को काउंटर करने के लिए भी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, तो इस मसले पर भी पीएम ने सांसदों को कोई टिप्स दिया है क्या? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया, उनको इंडिया नाम से अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जो है वो यूपीए के नाम से ही जाना जाएगा और उनके ऊपर जो अटैक किया जाएगा वो यूपीए के गठबंधन साथियों दलों के नाम से किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि इंडिया के ऊपर अगर कोई भी गठबंधन को लेकर अटैक करते हैं तो वो नेगेटिव प्रचार में जाएगा। और इस बीजेपी और एनडीए के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टीज के ऊपर हमला बोलते हुए यही कहा कि चोला बदल देने से चरित्र नहीं बदल जाता है और ये सभी घटक दल जो हैं यूपीए में थे, यूपीए में हैं, इसीलिए इसको यूपीए ही माना जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के शासनकाल यानी 10 साल का जो शासनकाल था उसमें कोई अचीवमेंट उनके पास नहीं है जो वो जनता के बीच में जाकर बताएं। अगर उनके पास कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें इंडिया गठबंधन के नाम से नहीं बल्कि यूपीए के नाम से ही जो है अटैक करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा। और अब लौटते हैं दिल्ली सर्विसेज बिल पर जो लोकसभा में पेश होना है। लेकिन इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि अध्यादेश में लिखी कुछ बातों को इसमें से हटा दिया गया है। इसके डिटेल समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। जो बिल का मसौदा है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों को भेजा गया है वो अध्यादेश से कुछ लिहाज से अलग है। अध्यादेश के 2 मुख्य जो बिंदु हैं उनमें फेरबदल किया गया है। सबसे जो पहला बिंदु है वो है 3A, जो उसका प्रावधान 3A था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगर हम आम भाषा में समझें तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि जो सर्विसेज यानी सेवा से जुड़े हुए कोई भी कानून को बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ संसद को है। उसको अब हटा दिया गया है, यानी अब जो बिल है उसमें जो कानून बनेगा अगर वो कानून की शक्ल लेता है तो सेवा वाले मामले में, सर्विसेज के मामले में दिल्ली विधानसभा भी कानून बना सकती है। दूसरा जो फेरबदल है वो सेक्शन 45D में किया गया है। 45D में पहले ये प्रावधान रखा गया था कि दिल्ली में जितने भी बोर्ड हैं, कमिटीज हैं, कमीशन हैं या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनके चेयरमैन, चेयरपर्सन या सदस्यों को तैनाती करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को होगा। लेकिन अब उसको बदल करके ये किया गया है कि जो केंद्र सरकार के संसद में कानून से बने हुए ऐसे बॉडीज हैं उसमें तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर उनको नियुक्त करेगी, लेकिन जो दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा के तहत जो कमिटीज, बोर्ड्स बने हुए हैं उसमें दिल्ली सरकार को ही नियुक्ति का अधिकार होगा। तो ये 2 मुख्य प्रावधान ऐसे हैं जो कि अध्यादेश और बिल में मुख्य तौर पर
अंतर देखा जा रहा है। कुणाल, बिल में इन बदलावों के बाद भी विपक्ष की असहमति या नाराजगी का आधार क्या है? देखिए, अब जो विपक्ष है वो अभी मानने को नहीं तैयार है कि जो ये बिल है वो किसी भी तरीके से उनको मंजूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और कई सारे और भी मुख्य अधिकार जो हैं वो उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। इसके अलावा जो एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनाई गई है उसमें भी मुख्यमंत्री को चेयरमैन तो बनाया गया है, लेकिन उनके साथ 2 अधिकारियों को रख दिया गया है। तो ऐसे में उन्हें पता है विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को कि वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी, बल्कि अधिकारी चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो वो अपनी तरफ से जो अपना फैसला होगा वो मनवा लेंगे। तो इसीलिए अब भी विपक्ष काफी जोर शोर से और पूरे पुरजोर तरीके से इस बिल के पूरे खिलाफ है और ये मन बना चुका है कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में दोनों जगहों पर इसका विरोध किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि वहां पर सरकार को न सिर्फ टक्कर दी जाए बल्कि वहां बिल को खारिज करवाया जाए ताकि ये बिल कानून की शक्ल न ले पाए। लोकसभा में तो ऑपोजिशन के पास नंबर्स है नहीं, ऐसे में सारा खेल अब राज्यसभा पर टिका है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कृणाल हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात क्रिकेट की। 2 मोर्चों पर बात होगी। एक तो वेस्ट इंडीज के साथ टीम इंडिया का तीसरा और आखिरी वनडे मैच है आज शाम 7 बजे से त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। और दूसरा ये कि 18 अगस्त से आयरलैंड के साथ शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। पीठ की चोट की वजह से टीम से बाहर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। पिछले साल सितंबर में उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और इस दौरे के लिए वो टीम इंडिया के कप्तान बनकर वापसी कर रहे हैं। तो इस टीम सिलेक्शन के साथ इंडिया वेस्ट इंडीज वनडे मैच पर हमारे साथी कुमार केशव ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल के साथ बातचीत की है। इकबाल, ओडीआई सीरीज जो वेस्ट इंडीज के साथ चल रही है और हमारे लिसनर्स को याद हो अगर तो पहले मैच के पहले दिन जब हमने इस पॉडकास्ट में आज का दिन में जब एनालिसिस की थी तो आपने कहा था ये प्रेडिक्ट करते हुए कि 2-1 से ये सीरीज रहेगा और 1-1 तो हो रखा है। अब क्या 2-1 वो बात सही हो जाएगी और 2-1 होगी तो वो किस तरफ से, भारत की तरफ से या वेस्ट इंडीज की तरफ से? नहीं केशव, मोस्ट लाइकली भारत की तरफ से। देखिए, वेस्ट इंडीज जब अपने घर पर खेलती है, ठीक है अभी बहुत ही चिप्स जो हैं डाउन हैं, बहुत मुश्किल में ये टीम चल रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज जब अपने घर में होती है तो आप उनको एटलीस्ट मतलब इतना अंडररेट तो नहीं कर सकते कि एक मैच ना दें। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि वेस्ट इंडीज एक मैच तो जरूर जीतेगा इन 3 मैचों के सीरीज में और वो दूसरे ही मैच में उन्होंने जीत के कर दिया। और तीसरा मैच अब ऑब्वियसली एक बार फिर भारत फेवरेट के रूप में स्टार्ट करेगा, बट कुछ पॉइंट्स हैं केशव जो भारतीय टीम को एड्रेस करना होगा और वो ये कि जो एक टीम कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के मुझे लगता है जो भी प्रयोग होने थे वो 2 मैचेस में उनको अब फुल स्टॉप करना होगा और भारत को बिल्कुल उसी टीम के साथ उतरना चाहिए जो टीम शायद वो वर्ल्ड कप के लिए बिल्ड कर रहे हैं। स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट को क्लिक करना ही होगा, क्योंकि हमने बारबाडोस में देखा कि थोड़ा सा स्पिन हो रही थी गेंद और थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था तो वहां पर गुडाकेश मोती और रोमारियो शेफर्ड ने आपकी हालत खराब कर दी। और जाहिर सी बात है कि विराट और रोहित का ना होने का भी नुकसान भारत को हुआ, बट अब क्योंकि त्रिनिदाद में ये मैच है और होपफुली त्रिनिदाद में थोड़ा बैटिंग कंडीशंस बेटर मिलेंगे भारतीय टीम को, बट मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम को इस सीरीज को एक हाई नोट पे खत्म करना है या एक कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप से पहले हमको कॉन्फिडेंस लेना है। 2 मैचेस में तो आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया, आप एक मैच हार भी गए, टीम कैसे कैसे खिलाई, नीचे से बैटिंग शुरू कराई, वो सब तमाम चीजें जो भी थी अब उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का समय है और कन्विंसिंग विक्ट्री, थम्पिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं, वो भारत अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेले, पूरी बेहतरीन उसी बैटिंग लाइनअप के साथ जाए और वेस्ट इंडीज को कन्विंसिंगली हराए। ठीक है, वनडे सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज भी होनी है, लेकिन इसके तुरंत बाद आयरलैंड दौरे पे जाएगी टीम इंडिया और जहां भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम तो नहीं होगी और उसके लिए टीम का ऐलान भी हो गया है कल। और एक जो सुखद बात है भारतीय फैंस के लिए, इंडियन टीम के लिए, वो ये कि बुमराह की वापसी हुई है लंबे इंतजार के बाद और बुमराह को सिर्फ वापस ही नहीं आए हैं, बुमराह कप्तानी भी करते नजर आएंगे।
तो 2 साल में 2-2.5 दर्जन कप्तान तो हो गए होंगे भारतीय टीम के जमा। और कुछ नए नाम हैं, जैसे अगर आपको याद हो पहले हमने बात की थी रिंकू सिंह के नाम पे, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ था, तब आपने कहा था रिंकू सिंह वहां क्यों नहीं है, मुझे हैरानी होती है। तो डीजे रिंकू सिंह आ गए, रितेश शर्मा भी हैं, कई नए नाम हैं और कुछ पुराने नाम भी हैं जो वहां दिख रहे हैं। बताइए आपको कैसी लगी ये टीम? नहीं, ठीक है, आयरलैंड जैसे दौरे पे जब आप जाते हैं, और देखिए ये T20 सीरीज है केशव, अगर ये वनडे सीरीज होती तो फिर भारत को एकदम फुल स्ट्रेंथ टीम भेजनी चाहिए थी, लेकिन सिंस ये कि T20 टीम है और T20 सीरीज है, और T20 सीरीज का अभी कोई फिलहाल जो है बहुत बड़ा मतलब नहीं, क्योंकि विश्व कप दूर है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम चुनी गई है, आपने यंगस्टर्स को चांस दिया है, और इनफैक्ट आपने जो T20 में एक ट्रांजिशन देखा है हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में, उस ट्रांजिशन वाली आप देखते हैं तो यहां लगता है कि एक सेकेंड स्ट्रिंग टीम और बना ली गई है, यानी कि बैकअप टीम एक और बन रही है T20 की। T20 की नई टीम जो बनी है वो विराट रोहित से परे है, यंग टीम है, लेकिन उस यंग टीम के बाद भी एक और यंग टीम बनाने की कोशिश की गई है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड आपने जैसा कहा कि बुमराह वापस आए हैं, और बुमराह के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रिपरेशन वाली श्रृंखला हो सकती है। रिंकू को वेल डिजर्व्ड एक चांस मिला है, जितेश शर्मा हैं, प्रसिद्ध कृष्णा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बढ़िया एक इंक्लूजन है। और शिवम दुबे भी हैं इस टीम में केशव। आईपीएल में जिस तरीके का हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा शिवम दुबे का, शुरुआत में जो उनको भारतीय टीम में मौके मिले थे, शायद वो इतने पके नहीं थे, इतना ज्यादा कहते ना कि उस मंच के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस आईपीएल 2023 में जब हमने शिवम दुबे को देखा तो एक थोड़ा सा डिफरेंट शिवम दुबे हमें नजर आया। हालांकि कमियां उनकी अपनी जगह पर हैं, वक्तन फवक्तन हम बात भी करते रहे उनकी कमियों खामियों के ऊपर, लेकिन वेरी गुड साइन दैट कि वो एक बार फिर टीम के अंदर आए हैं, और अगर यहाँ इस मंच पर वो अच्छा करते हैं तो T20 तो वैसे भी शॉर्टर फॉर्मेट का गेम है, तो धूम धड़ाके में एक बार फिर शिवम दुबे कंटेंशन में आ सकते हैं ओरिजिनल T20 टीम के लिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम चुनी। एक बढ़िया साइन ये है कि कई प्लेयर्स जो है इंजरी के बाद वापस आए, उनके लिए प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छी श्रृंखला होगी। शुक्रिया केशव और इकबाल आपका। केशव और इकबाल क्रिकेट का एक खास पॉडकास्ट बल्ला बोल भी हर शुक्रवार को लेकर आते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज ODI सीरीज पर। डिटेल बातचीत अगर आपको सुननी है तो आप ये पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों से अपडेट होने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू गुड मॉर्निंग। सांप्रदायिक हिंसा, सियासी बहस और जांच में देरी, ये आज के अखबारों का कुल मिला के निचोड़ है। मैं इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, 2 अखबारों को सामने मैंने रखा हुआ है। 3 खबरें जिसने पूरे अखबार का पहला पन्ना लगभग लिया हुआ है। उसमें पहला कि ट्रेन में पहली बार ऐसी घटना हुई है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि चलती ट्रेन में सियासी बहस, कांस्टेबल ने ASI और 3 यात्रियों को गोली से उड़ाया। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, जिसका काम है ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षा देना, उसके कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में ASI और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। और जो शुरुआती जांच पड़ताल है उसमें सियासी बहस इस हत्या की वजह को बताया जा रहा है। घटना जयपुर से मुंबई जा रही सेंट्रल सुपरफास्ट ट्रेन में ये हुआ। जिन्हें ASI को गोली मारी गई उनका नाम टीकाराम मीणा है और यात्रियों का नाम अब्दुल कादिर, सदर मोहम्मद, अख्तर अब्बास है। इसके ठीक बगल में खबर और बहुत परेशान करने वाली, हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें हैं। 100 से अधिक गाड़ियों को फूंक दिया गया है, थाने पर हमला, 2 होमगार्ड की मौत। अखबारों में तस्वीरें हैं जहां पर दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं, उनमें आग की लपटें उठती दिख रही हैं। या दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर ढेर सारे लोगों के बीच पुलिस कुछ बातचीत कर उनको शांत करने की या जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दैनिक भास्कर का ऐसा कहना है कि नूह में हुआ ये कि सोमवार को यानी कल विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया और इसके बाद हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने 100 से अधिक गाड़ियों को फूंक दिया है, गोलियां चली हैं। इसमें गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई है। एक बात और, ऐसी कुछ तस्वीरें, ऐसी कुछ आग की लपटें हम मणिपुर से भी आता हुआ देख रहे थे, जो कि और विभत्स थी। हालांकि वहां पे कारण लड़ाई का दूसरा था।
अब उस मणिपुर के डिस्कोर्स पर जगह ले लिया है सुप्रीम कोर्ट और संसद ने, और इंडियन एक्सप्रेस पर पहले पन्ने पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह तर्क ठीक नहीं कि मणिपुर जैसा अन्य राज्यों में भी हो रहा। कल कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पीड़ित महिलाओं को पुलिस ने ही भीड़ को सौंपा और यह व्यवस्थागत हिंसा का हिस्सा है। और खुशबू, एक खबर में लैंड फॉर जॉब स्कैम उससे संबंधित बता रहा हूँ। पटना, गाजियाबाद और दिल्ली में कार्रवाई हुई है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लालू यादव के परिवार की करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। और आपको ध्यान हो, ये वही जमीन के बदले नौकरी मामले वाला घोटाला है जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनके परिवार के और लोगों से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने ये जो संपत्ति जब्त की है वो पटना के बेहटा, महुआबाद, दानापुर के साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनकी रिहाइश है उनको अटैच किया गया है। सीबीआई ने इस केस में 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल किया था। खुशबू, एक और खबर जो दैनिक भास्कर में मैं देख रहा हूँ, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। शरद पवार के हाथों आज मोदी लेंगे तिलक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी के हाईकमान शरद पवार पहली बार मंगलवार को पुणे में एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शरद पवार के हाथों तिलक सम्मान दिया जाएगा। उनके साथ मंच पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। और एनसीपी विभाजन के बाद ये पहला मौका है जब शरद पवार और अजित पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक मंच पर होंगे। विपक्षी खेमे में इसको लेकर खलबली है। शुभम, अभी जस्ट एक खबर आई है, मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के डिजिटल पेज पर देख रही हूँ। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हैं। और ये हादसा जो है वो ठाणे के शाहपुर में ब्रिज ग्रिडर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से हुआ है। और ये जो लॉन्चिंग मशीन है वो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी फ़िलहाल जो खबर मैं पढ़ रही हूँ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ लोगों के शव अभी भी मशीन के नीचे दबे हो सकते हैं। खुशबू, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो आत्मघाती हमला हुआ एक राजनीतिक जलसे में, उसमें मरने वालों की संख्या 54 पहुंच गई है और इस्लामिक स्टेट ने इस सुसाइड ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। उधर पाकिस्तानी से दूसरी खबर कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सत्ता में दोबारा आती है तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज शरीफ ने वहां के एक टीवी चैनल से बात करते हुए यह भी कहा कि शरीफ अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान लौट सकते हैं। उधर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट के बाद जो मिलिट्री के अधिकारी हैं उन्होंने कई नेताओं को गिरफ्तार किया है। फ्रांस की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द वहां के राष्ट्रपति को रिहा करे वरना स्थिति बिगड़ सकती है। उधर म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो अगस्त महीने में चुनाव प्रस्तावित थे, जो चुनाव का उनका वायदा था, उससे वो मुकर गए हैं। देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा हुआ है, यानी देश में आपातकाल की स्थिति लागू है और इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। उधर लेबनान के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनको 30 साल बाद अपने पद को छोड़ना पड़ा है। रियाद सलामे जो कि 73 बरस के हैं, उन पर कई तरह के आर्थिक कुप्रबंधन यानी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल क्राइम्स के आरोप हैं और उनकी जांच चल रही है। और आज 1 अगस्त की तारीख के इतिहास में क्या जगह है, आइए वो भी जान लेते हैं। 1920 में आज के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1953 में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को गिरफ्तार किया गया। 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1960 में पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। तो अगस्त के पहले आज का दिन पॉडकास्ट में इतना ही। कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी। नमस्कार।